जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली के लिए एकजुट हुए 7 दलों के गठबंधन की अगुवाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला करेंगे, जबकि दूसरे नंबर पर गठबंधन का नेतृत्व महबूबा मुफ्ती करेंगी। इस गठबंधन ने जम्मू कश्मीर के पुराने झंडे के इस्तेमाल का भी ऐलान किया है। गठबंधन की बैठक के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो देश विरोधी नहीं बल्कि बीजेपी विरोधी हैं। ये जो फॉल्स प्रोपेगेंडा बीजेपी कर रही है कि ये जो गुपकार के ये लोग हैं ये एंटी नेशनल हैं, ये पीपल्स अलायंस जो है ये एंटी नेशनल है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये एंटी नेशनल नहीं है, ये एंटी बीजेपी ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कोशिश की है इस वतन के कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीटली मिलियामेट करने की। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 दोबारा लागू करने की महबूबा मुफ्ती की मांग को शिवसेना नेता संजय राउत ने बेकार बताया। संजय राउत ने कहा कि 370 जम्मू कश्मीर से हट गया है, जो दोबारा अब नहीं लगाया जा सकता। 370 पर शिवसेना का रुख पहले से साफ था। शिवसेना की ओर से महबूबा के मांग उठाने के बाद भी प्रदर्शन हुए, लेकिन उधर कांग्रेस सरकार पर 370 के मामले पर राजनीति का आरोप लग रहा है, क्योंकि बीजेपी और पीएम मोदी की ओर से बिहार चुनाव में 370 का जिक्र किया गया है। 370 नहीं हटेगा, जो उनका जो मांग है ना 370 हट गया है, अब वापस नहीं आएगा। 370 पर संजय राउत का बयान, और उन्होंने कहा कि 370 हट चुका है और वो फिर से कश्मीर में नहीं लग सकता। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि ये सब बेकार का प्रयास है। 370 जम्मू कश्मीर से हट गया है, जो दोबारा अब नहीं लगाया जा सकता। कोरोना के बीच वियतनाम में आई बाढ़ वहां जमकर तबाही मचा रही है। इस बाढ़ में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता हैं। मध्य वियतनाम में आई इस बाढ़ को वहां बीते कई साल में आई सबसे खतरनाक बाढ़ बताया गया, क्योंकि मध्य वियतनाम का एक बड़ा हिस्सा बुरी तरह इस बाढ़ की चपेट में आ चुका है। वहां से बाढ़ की जो डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, उनमें हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आया। रिहायशी इलाके टापुओं में तब्दील हो गए। कई कई फीट पानी भरने से लोगों के मकान पानी में ही समा गए। कईयों की तो सिर्फ छतें ही नजर आईं। अस्पतालों तक में पानी भर गया। इस बाढ़ में हजारों लोग बेघर हो गए। जो बाढ़ में फंसे रह गए वो भी खाने पीने और रहने की दिक्कतों से जूझते दिखाई दिए। बाढ़ में हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। सड़कें नदियों में बदल गईं। लोग नावों के जरिए आते जाते दिखाई दिए। बारिश और बाढ़ के साथ वहां जमीन खिसकने से भी भारी तबाही हुई। रास्ते बंद होने से कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह कट गया। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल में एक बार फिर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बिना राष्ट्रपति शासन के बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराना मुमकिन नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि बंगाल की जनता में ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्सा है। डेमोक्रेसी नहीं है और हिंसा की राजनीति है, भ्रष्टाचार है, अराजकता है, और एक वो ऐसा प्रदेश है जहाँ पर नौकरशाही का अपराधीकरण हो गया। पहले मैं कहता था कि राजनीतिकरण है, पर अब विपक्ष के लोगों को प्राइवेट शूटर हायर करके अधिकारियों के संरक्षण में हत्या करवाना, ये मैं नहीं समझता देश की राजनीति में हुआ, पर ये बंगाल में प्रारंभ हो गया और ये बहुत चिंताजनक है। रायपुर में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि 28 की 28 सीट भी जीत गए तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। मुझे लगता है कि मैं इतने साल से राजनीति में हूँ, जितने हल्के शब्दों का प्रयोग इस बार कांग्रेस ने शुरुआत में किया, पहले कभी भी नहीं हुआ। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए एक आत्मघाती हमले में 18 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 57 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया गया कि हमलावर एक शिक्षण संस्थान में घुसने की कोशिश कर रहा था और जब उसे वहां तैनात सुरक्षा गार्ड ने रोका तो उसने खुद को वहीं उड़ा लिया, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हमले में घायल लोगों को फौरन एम्बुलेंस से पास के कई अस्पतालों में पहुंचाया गया। थोड़ी ही देर में अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस की लाइन लग गई।
सभी घायलों का वहां पहुंचते ही तुरंत इलाज शुरू करवा दिया गया। हालांकि कुछ लोग वहां पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ चुके थे, जिनके शव अस्पताल के फर्श पर पड़े दिखाई दिए। 80 people has been killed in this event and 45 others were injured. Those people who were injured are transferred to different hospitals. अभी किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। वहीं तालिबान ने भी इसमें अपना हाथ होने से इनकार किया। हालांकि वहां की सुरक्षा एजेंसियों ने इस साजिश के पीछे आतंकी संगठन ISIS का हाथ होने की आशंका जताई। प्रधानमंत्री मोदी आज 11 बजे मन की बात करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को लोगों को संबोधित करेंगे। पीएम का ये 70वां मन की बात कार्यक्रम होगा। राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र 31 अक्टूबर से शुरू होगा। ये विशेष सत्र 2 दिन तक चल सकता है। इस सत्र में कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब सरकार की तर्ज पर संशोधन विधेयक लाए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रशासन ने पूर्व सांसद अतीक अहमद की एक और जमीन कुर्क कर ली, जिसकी कीमत 3 करोड़ से ज्यादा बताई गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल उत्तराखंड में अपने पैतृक जिले पौड़ी पहुंचे और वहां एक देव पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। राजस्थान के कोटा में पानी को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई, जिसमें दोनों ओर के कई लोग घायल हो गए। घायलों में 5 लोगों की हालत गंभीर बताई गई। पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुट गयी। अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी टास्क फोर्स और गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी के बीच झड़प हो गई। सिख संगठन 40 दिन से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के लापता 328 स्वरूपों के मामले में FIR की मांग कर रहे थे, जिस पर सिख संगठनों और SGPC टास्क फोर्स के बीच हिंसक झड़प हो गई। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में दमकल विभाग ने आग बुझाने के लिए एक रोबोट उतार दिया। दावा है कि अमेरिका का पहला आग बुझाने वाला रोबोट है, जो जंग के मैदान में लड़ने वाले किसी टैंक जैसा नजर आया। दमकल कर्मी ने दूर से ही रिमोट पर कमांड दी और उस रोबोट ने एक इशारे पर हवा में कई फीट ऊपर पानी की बौछार शुरू कर दी। बताया गया कि रोबोट 1 मिनट में 9,500 लीटर पानी स्प्रे कर सकता है, जो कि फायर इंजन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। वो एक बार ईंधन भराने पर लगातार 20 घंटे तक काम कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आग लगने की सूरत में रोबोट भारी से भारी मलबे को चुटकी बजाते ही रास्ते से साफ भी कर सकता है। सामने आए वीडियो में वो एक गाड़ी को हटाता दिखा और तो और लोहे के सामान से भरे उबड़ खाबड़ रास्ते पर वो आराम से दौड़ता हुआ भी नजर आया। रोबोट में कैमरा भी लगा है, जिससे वो इमारत में लगी आग का पूरा वीडियो दिखा सकता है। दावा है कि रोबोट आग में फंसे लोगों को बचाने में भी काफी मददगार साबित हो सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है, जिसका भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। बताया गया कि पाकिस्तान की तरफ से सीमा के पास मौजूद गांव को निशाना बनाकर काफी देर तक फायरिंग की गई, जिसकी वजह से गांव के कई घरों को नुकसान पहुंचा। लोगों का कहना है कि अक्सर सीमा पार से फायरिंग होती है, जिसकी वजह से वो डर के साए में रहने को मजबूर हैं। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर को घेरने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने बल प्रयोग कर रोक दिया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पुलिस की झड़प भी हुई, लेकिन पुलिस ने पानी की बौछार कर उन्हें पीछे धकेल दिया, जिसके बाद कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इन लोगों की मांग थी कि केंद्र सरकार को कृषि बिल लाने के लिए किसानों से माफी मांगनी चाहिए। वहां पुलिस करीब 100 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई, जिसके बाद ये हंगामा शांत हुआ। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने पंजाब के होशियारपुर में लड़की से दरिंदगी की घटना के मामले पर कांग्रेस और आरजेडी पर हमला किया। उन्होंने राहुल और प्रियंका गांधी से सवाल पूछा कि वो अब तक होशियारपुर क्यों नहीं गए। साथ ही सुशील मोदी ने राजवल्लभ यादव और अरुण यादव की पत्नी को आरजेडी उम्मीदवार बनाए जाने पर भी निशाना साधा। राजवल्लभ यादव नवादा से विधायक थे और अब रेप के आरोप में जेल में बंद हैं, तो वहीं अरुण यादव पर भी रेप का आरोप है। कांग्रेस शासित पंजाब के होशियारपुर के अंदर अत्यंत दरिंदगी हुई। उसका अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया गया, उसको जिंदा जला दिया गया और उसका शव खेतों के अंदर पाया गया। मैं राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इनसे जानना चाहता हूं, आप हाथरस तो जाना चाहते थे, परंतु आप होशियारपुर अब तक क्यों नहीं गए?
बिहार के शिवर विधानसभा क्षेत्र के जनता दल राष्ट्रवादी प्रत्याशी श्री नारायण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चुनाव प्रचार के दौरान जनता दल राष्ट्रवादी के प्रत्याशी के 2 समर्थकों को भी गोली मार दी गई, जिनमें से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे समर्थक की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं घटना को अंजाम देकर भाग रहे अपराधियों में एक को लोगों ने जमकर पीटा, जिससे उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। शिवर विधानसभा के लिए दूसरे चरण में 3 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव प्रचार के दौरान वहाँ थे, इसी क्रम में कुछ अपराधकर्मी जो इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे, उनके द्वारा इनके ऊपर गोली चलाई गई है और गोली चलाने के दौरान ये जख्मी हुए हैं और उसके बाद अपराधकर्मी भी भागने का प्रयास किए, लेकिन कुछ उसमें से 2 लोगों को पकड़ा गया था। लेबनान में नए प्रधानमंत्री के चुनाव से पहले सरकार समर्थकों और विरोधी जमकर टकराव हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री साद अल हरीरी को एक बार फिर से देश की बागडोर सौंपने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इस ऐलान से पहले उनके विरोधियों और समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिन्हें काबू में करते वक्त साद अल हरीरी के समर्थकों और पुलिस वालों के बीच झड़प शुरू हो गई। राजधानी बेरूत की सड़कों पर हंगामा कर रहे इन लोगों को जब पुलिस ने शांत करने की कोशिश की तो उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। इन लोगों ने शहर के चौराहे पर बने एक स्मारक को भी आग के हवाले कर दिया। साद अल हरीरी के समर्थकों के अलावा उनके विरोधी भी बेरूत की सड़कों पर उतरे। हाथों में लेबनान के झंडे और तख्तियां पकड़े इन लोगों ने एक रैली की और उनके विरोध में नारे लगाए। इन लोगों ने साद अल हरीरी के फिर से पद संभालने पर कड़ा एतराज जताया। 2 बार लेबनान के प्रधानमंत्री रहे साद अल हरीरी को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर पिछले साल हुए प्रदर्शनों के बाद अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। पोलैंड में गर्भपात पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ हजारों लोगों ने राजधानी वॉर्सा में प्रदर्शन किया। हाल ही में वहां की सबसे बड़ी अदालत ने कुछ वजहों को छोड़कर गर्भपात कराने पर रोक लगा दी, जिसके विरोध में हजारों लोग खड़े हो गए और इस फैसले के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को उन्हें काबू करने के लिए हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। हाथों में पोस्टर और बैनर लिए बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी वहां के कानून मंत्री के घर के बाहर जमा हो गए और उसे घेर कर वहां नारेबाजी करने लगे। कई लोग तो वहां तैनात पुलिस वालों से धक्का मुक्की करते हुए जबरन घर के अंदर घुसने की कोशिश करते भी नजर आए। इस बीच प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने पटाखे जलाकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। Brak opieki, rozdrażnienie, zbulwersowanie, jesteśmy załamani. प्रदर्शन की वजह से कई इलाकों में लंबा जाम लग गया, जिसकी वजह से कई लोग अपनी गाड़ियों के साथ घंटों जाम में फंसे रहे। वहां के लोग अदालत और सरकार से गर्भपात कराने पर लगी रोक के फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर तनातनी के बीच आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सिक्किम में एलएसी के पास सेना के जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे। इतना ही नहीं, इस मौके पर रक्षा मंत्री एलएसी के पास शेरथांग में शस्त्र पूजा भी करेंगे। बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बनाए गए एक पुल का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे के साथ 2 दिन के ईस्टर्न कमांड के दौरे पर आए रक्षा मंत्री सबसे पहले पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में मौजूद सुकना मिलिट्री कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने एलएसी पर भारतीय सेना की तैयारियों का जायजा लिया। माउंटेन डिवीजन के कृपाल गनर्स। बिहार में बीजेपी ने अपने 2 विधायक समेत 7 नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर निकाल दिया। जिन नेताओं को पार्टी से निकाला गया है उनमें रक्सौल के विधायक अजय कुमार सिंह और बगहा से आरएस पांडे हैं। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट है कि निकाले गए दोनों विधायकों को इस बार टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन टिकट कटने के बाद भी दोनों विधायक पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के स्टार प्रचारक और संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्व राजदूत निकी रंधावा हेली ने भारत के साथ कूटनीतिक रिश्ते मजबूत बनाने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में आयोजित एक समारोह में उन्होंने कहा कि अमेरिका के भारत के साथ इतने मजबूत संबंध कभी नहीं रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्रंप की स्मार्ट विदेश नीति की भी सराहना की। कुछ रोज पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में भारत की हवा को बेहद खराब बताया था। आज की ताजा खबर जारी है। आप बने रहिए न्यूज 18 इंडिया के साथ।